करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस 2024 रिपोर्ट जारी की गई है। तो यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर कर संबंधी दुरुपयोग के कारण होने वाले बड़े वित्तीय नुकसान और वैश्विक स्तर पर कर संबंधी सुधारों को उजागर करती है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो वैश्विक स्तर पर कर संबंधी दुरुपयोग के कारण देशों को प्रतिवर्ष 492 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है। इसमें 2/3 का नुकसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाता है। ये कंपनी अपने लाभ को ऐसे देशों में स्थानांतरित करती हैं जहां कर दरें बहुत कम होती हैं, ताकि कम कर का भुगतान करना पड़े। शेष 1/3 144.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान उन धनी व्यक्तियों के कारण होता है जो अपनी संपत्ति को विदेशों में छुपाते हैं। 43% नुकसान निम्नलिखित 8 प्रमुख OECD सदस्य देशों के कारण होता है जो यूनाइटेड नेशन टैक्स कन्वेंशन का विरोध कर रहे हैं। कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। निरपेक्ष रूप से ग्लोबल नॉर्थ के देशों को सबसे ज्यादा कर राजस्व का नुकसान होता है, जबकि ग्लोबल साउथ के देशों को अपने कुल कर राजस्व के सबसे बड़े हिस्से का नुकसान होता है। इस प्रकार की कर हानि के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सीमित होती है, देशों के बीच असमानता बढ़ती है तथा घरेलू कारोबार सीमित हो जाता है। इस रिपोर्ट में की गई नीतिगत सिफारिशें देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशन टैक्स कन्वेंशन को अपनाना चाहिए। यह वैश्विक स्तर पर समावेशी अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों की स्थापना करेगा, साथ ही यह सीमा पार कर चोरी को रोकेगा और प्रगतिशील राष्ट्रीय कराधान को बहाल भी करेगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर 2025 में वार्ता शुरू की जाएगी और 2027 में संपन्न होगी। अतिरिक्त लाभ और संपत्ति पर कर लगाने से आर्थिक असमानता कम तथा एक अधिकार की शक्ति सीमित हो सकती है। साथ ही इससे समाज से सबसे अधिक लाभ कमाने वाले लोगों द्वारा सामाजिक कल्याण में अनुपातिक रूप से योगदान सुनिश्चित हो सकता है। ठीक है, जानते हैं वैश्विक कर सुधार। तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की वैश्विक न्यूनतम कर नीति, इसमें कॉर्पोरेट मुनाफे पर 15% की न्यूनतम प्रभावी दर से कर लगाने का प्रावधान किया गया है। OECD की आधार शरण और लाभ साझाकरण कार्य योजना, तो यह कर की चोरी से निपटने के लिए सरकारों को साधन उपलब्ध कराती है। OECD का कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो यह वित्तीय खातों के बारे में सूचना के स्वचालित आदान प्रदान की सुविधा देता है। ठीक है, बात की हमने वैश्विक कर सुधार के विषय में। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की। तो यह विश्व भर में वेतन की प्रवृत्तियों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है, साथ ही वेतन संबंधी असमानता और वास्तविक वेतन वृद्धि में परिवर्तन को भी उजागर करती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो वेतन वृद्धि संबंधी रुझान, तो वैश्विक स्तर पर 2022 में गिरावट के बाद 2023 में वैश्विक वास्तविक वेतन वृद्धि बहाल हुई है। क्षेत्रीय स्तर पर शेष विश्व की तुलना में एशिया में प्रशांत, मध्य और पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी यूरोप में औसत वेतन तेजी से बढ़ रहा है। लगभग 9.5% भारतीय कामगार कम वेतन पाने वाले कामगार है। श्रम संबंधी आय असमानता के रुझान, तो वेतन असमानता, कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर इसमें गिरावट का रुझान देखा गया है। हालांकि यह निम्न आय वाले देशों में सबसे अधिक है और उच्च आय वाले देशों में सबसे कम है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, तो वेतन वितरण के निचले स्तर पर महिलाओं और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व अधिक है। औपचारिक रोजगार के अवसर पर पर्याप्त रूप से न बढ़ने के कारण अनौपचारिक रोजगार में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। श्रम उत्पादकता, तो उच्च आय वाले देशों में यह वास्तविक वेतन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी है। आगे की राह देखते हैं। तो अनुसंधान में वृद्धि, असमानता में परिवर्तन को मापने और उसका अनुमान लगाने के लिए बेहतर डेटा एवं सांख्यिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। वेतन में असमानता को कम करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां वेतन को आर्थिक कारकों के साथ साथ कामगारों और उनके परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। साथ ही वेतन संबंधी मानक लैंगिक समानता, समता और गैर भेदभाव को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। कर और सामाजिक हस्तांतरण के माध्यम से आय का पुनः वितरण, तो इसे ऐसी नीतियों के साथ लागू किया जाना चाहिए जो उत्पादकता, गरिमापूर्ण कार्य और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने को बढ़ावा देती हो। ठीक है, जानते हैं पाल्मा अनुपात असमानता मापने का एक तरीका है। इसमें वेतन के मामले में शीर्ष पायदान पर मौजूद 10% आबादी के प्रति घंटा कुल वेतन को निचले पायदान पर मौजूदा 40% आबादी के प्रति घंटा कुल वेतन से विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI धोखाधड़ी के मामले में 85% की वृद्धि दर्ज की गई। तो 2022-23 से UPI से जुड़ी धोखाधड़ी के 2.7 मिलियन मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में कुल लगभग
2100 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। यूपीआई के यूजर्स की संख्या और कुल लेन देन बढ़ने के साथ ही इससे जुड़ी धोखाधड़ी की संख्या भी बढ़ रही है। तो डिजिटल या यूपीआई लेन देन और वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती संख्याएं। वित्त वर्ष 2024 में यूपीआई के जरिए संख्या के मामले में 131.12 मिलियन लेन देन किए गए, जिनका कुल मूल्य 200 ट्रिलियन रुपए था। वर्तमान में 400 मिलियन से अधिक यूनिक यूजर्स रियल टाइम पेमेंट के लिए यूपीआई का उपयोग करते हैं। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 की तुलना में 2023-24 में वित्तीय धोखाधड़ी में 166% की वृद्धि दर्ज की गई है। डिजिटल लेन देन की समक्ष चुनौतियां। तो साइबर सुरक्षा। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अनुसार पिछले 3 वर्षों में डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी का आंकड़ा 1.25 लाख करोड़ रुपए का रहा है। थर्ड पार्टी जोखिम। तो यह खतरा इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर एकाधिकार रखने वाले डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रदान करने वालों में से हो सकता है। डिजिटल साक्षरता का अभाव। तो शहरों की 37.1% आबादी इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात केवल 13% है। अन्य चुनौतियां देखते हैं। तो डिजिटल अवसंरचनाओं की कमी है, अलग अलग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के बीच समन्वय का अभाव है आदि। साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए पहले तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना। इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य साइबर अपराध की घटनाओं से निपटना है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो यह कंप्यूटर की सुरक्षा में सेंध लगने पर जवाबी कार्रवाई करने वाली भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। तो इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। और साइबर स्वच्छता केंद्र। तो यह बॉटनेट संक्रमण का पता लगाकर एक सुरक्षित साइबर स्पेस बनाने पर केंद्रित है। ठीक है, अब देखते हैं यूपीआई से जुड़ी धोखाधड़ी के प्रकार। तो फिशिंग अटैक, यह धोखाधड़ी का सबसे आम तरीका है। इसके तहत साइबर अटैकर यूजर्स को लुभाने के लिए फिशिंग ईमेल, मैसेज आदि भेजते हैं। मेलवेयर अटैक। तो स्मार्टफोन दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर की चपेट में आ जाते हैं, इससे यूपीआई लेन देन असुरक्षित हो जाता है। सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड। तो इसके तहत धोखेबाज यूजर्स के भरोसे का फायदा उठाते हैं और संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी करते हैं या भय पैदा करते हैं। विशिंग या वॉइस फिशिंग। धोखेबाज लोग कॉल के जरिए स्वयं को बैंक अधिकारी या यूपीआई सेवा प्रदाता बताकर उपयोगी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फिर पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, बात की यूपीआई से जुड़ी धोखाधड़ी के प्रकार के विषय में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने से प्रतिबंधित करने वाला दुनिया का पहला कानून पारित किया। तो नए कानून के तहत टिकटॉक, मेटा जैसी तकनीकी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म्स पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट्स को ब्लॉक करना होगा, अन्यथा उन्हें जुर्माना भुगतना पड़ेगा। साथ ही उन्हें सोशल मीडिया की लत से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर सामाजिक जिम्मेदारी तय करनी होगी। बच्चों में सोशल मीडिया की लत की वजह है सोशल मीडिया द्वारा मस्तिष्क के रिवॉर्ड सर्किट का दुरुपयोग। तो सोशल मीडिया नशे की लत जैसी मानसिक स्थिति का निर्माण करता है। यह डोपामाइन उत्प्रेरणा के माध्यम से सोशल मीडिया से निरंतर जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। वास्तविक जीवन में सच्चे भावनात्मक संबंधों की कमी। तो सच्चे व्यक्तिगत संबंधों के विकल्प के रूप में किशोर सोशल मीडिया का रुख करते हैं। सोशल मीडिया की लत के दुष्प्रभाव। स्क्रीन टाइम का बढ़ना। तो डिजिटल माध्यमों पर अधिक समय देने के कारण बच्चों की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। अब ऑनलाइन इंटरेक्शन ने शारीरिक गतिविधियों की जगह ले ली है। इससे वास्तविक जीवन के रिश्तों और सामाजिक कौशल का क्षरण होने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही बच्चों में पीछे छूट जाने का डर हावी हो सकता है। कार्य उत्पादकता में कमी और खराब शैक्षणिक प्रदर्शन। तो अधिक स्क्रीन टाइम की वजह से स्कूल वर्क, खेल, पढ़ाई जैसी कई गतिविधियों के लिए समय कम पड़ जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। सोशल मीडिया जगत की आदर्श छवियों से जुड़ी उपलब्धियों के लगातार प्रभाव में आने से अवास्तविक अपेक्षाएं जन्म ले सकती हैं। इससे साइबर बुलिंग, आत्मसम्मान की कमी, फोकस और एकाग्रता की कमी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव देखते हैं तो सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने से मस्तिष्क के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा अवसाद, नींद नहीं आना, खाने की आदतों में बदलाव जैसे विकार पैदा हो सकते हैं। नुकसानदेह कंटेंट के प्रभाव में आना, जैसे कि आत्महत्या करने, स्वयं को नुकसान पहुंचाने और चरम विचारों वाले कंटेंट के प्रभाव में आने का खतरा बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का नकारात्मक प्रभाव। तो बच्चे सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभावों से वंचित हो सकते हैं। बच्चे डिजिटल क्षमता व सामाजिक एकीकरण, रचनात्मक अभिव्यक्ति एवं सहयोग आधारित लर्निंग, अभिरुचि आधारित नेटवर्किंग जैसे अवसरों का लाभ नहीं उठा पाएंगे आदि। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध की वजह से बच्चे डार्क वेब जैसे असुरक्षित इंटरनेट नेटवर्क के जाल में फंस सकते हैं। ठीक है, बात की हमने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का नकारात्मक प्रभाव के विषय में। बात करते हैं
सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का वैकल्पिक तरीका क्या है? तो कुछ निश्चित आयु समूह के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा स्वयं से प्रतिबंध लगाना। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने और इंस्टाग्राम ने 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए अकाउंट खोलना प्रतिबंध कर रखा है। प्रौद्योगिकी आधारित टूल्स और एप्लीकेशंस को एकीकृत करना, इससे सोशल मीडिया के लाभकारी उपयोगों को बढ़ावा मिलता है। और सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को अपनाना। केरल पुलिस के डिजिटल डी एडिक्शन DAD केंद्र डिजिटल मीडिया के आदी हो गए हैं, बच्चों को निःशुल्क परामर्श प्रदान करते हैं। ठीक है, हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण की है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।